I welcome everyone to the 8th lecture for isomerism. In today's class, we will be covering geometrical isomerism and EZ system of nomenclature. Nomenclature system बोलो, geometrical isomerism का system बोलो, एक ही बात है. तो आज वाली क्लास में अपन वो डिस्कस करने वाले. So initially I have some slides from the previous lecture. ये डिलीट नहीं किया था मैंने. Okay, so stereoisomerism में we have three types. Geometrical isomerism, stereo गलत हो रहा है इसमें. स्टीरियो आइसोमरिज्म में थ्री टाइप्स है. उसमें पहला ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म है, दूसरा स्टीरियो आइसोमरिज्म नहीं है, दूसरा एक्चुअली ऑप्टिकल आइसोमरिज्म है. ठीक है, मतलब स्टीरियो आइसोमरिज्म जो है वो ऑप्टिकल आइसोमरिज्म स्टीरियो का पार्ट हो सकता है. स्टीरियो खुद स्टीरियो का पार्ट नहीं हो सकता, राइट. सो ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म एंड ऑप्टिकल आइसोमरिज्म एंड कन्फर्मेशन, ये तीन पार्ट्स होते हैं स्टीरियो आइसोमरिज्म के, जो हम लोगों को पढ़ना है. और भी होते हैं बट हम लोगों को सिर्फ ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म, स्टीरियो ऑप्टिकल आइसोमरिज्म एंड कन्फर्मेशन, यही चीजें स्टडी करनी है. ओके, सो नाउ वी हैव ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म. इसके बारे में हमने डिस्कस किया था, तो लास्ट टर्न पे जो पढ़ा था उसका एक क्विक रिवीजन कर लेंगे क्वेश्चंस के साथ. ठीक है, उसका एक क्विक रिवीजन करेंगे हम क्वेश्चन के. क्या हो रहा है ये? ठीक है, क्वेश्चन लिख रहे हैं आपको. बताना है कि ये ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म शो करेगा या नहीं करेगा. यू हैव टू फाइंड आउट वेदर दिस कंपाउंड कैन क्रिएट ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म और नॉट. ठीक है, तो इसका आंसर जल्दी दे देंगे आप लोग. हाथ उठाने की, हाँ ठीक है चलेगा. मतलब इसका आंसर है नो, दिस कंपाउंड कैन नॉट शो ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म बिकॉज द टू ग्रुप्स अटैच्ड आर सेम, राइट. तो यहाँ पे हाथ नीचे कर लो. इजी क्वेश्चन था. ये जो दो ग्रुप्स दिखाई दे रहे हैं, ये कौन से दो ग्रुप्स है? CH3 ग्रुप और CH3 ग्रुप. मिथाइल मिथाइल ग्रुप है, बराबर. तो मिथाइल मिथाइल ग्रुप है, तो ये ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म शो नहीं कर पाएगा बिकॉज सेम सेम ग्रुप हो गया, राइट. तो इसी कंपाउंड को अपन थोड़ा सा चेंज कर देते हैं अभी. ओके, सो ये वाला कंपाउंड अब दिखा पाएगा क्या ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म? ठीक है, सो ध्यान दे, दिस कंपाउंड कैन शो ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म, लेकिन ये सिस्ट्रांस नहीं शो कर पाएगा. ठीक है, ये कंपाउंड जो है वो सिस्ट्रांस नहीं शो कर पाएगा, लेकिन दूसरे टाइप का ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म शो कर पाएगा, जिसको बोलते हैं EZ. ये हम आज की क्लास में डिस्कस करने वाले हैं. तो क्योंकि इसमें चारों ग्रुप्स डिफरेंट है, एज ऑल द 4 ग्रुप्स इन दिस कंपाउंड आर डिफरेंट, सो दिस कंपाउंड कैन शो ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म, बट दिस कंपाउंड विल नॉट शो सिस्ट्रांस. सिस्ट्रांस के लिए 2 ग्रुप्स लगते हैं, उससे ज्यादा नहीं और उससे कम नहीं. अगर 3 डिफरेंट ग्रुप्स है तो भी सिस्ट्रांस नहीं चलता. चारों सेम ग्रुप है तो भी सिस्ट्रांस नहीं चलता. 2 डिफरेंट ग्रुप्स होने चाहिए तभी सिस्ट्रांस चलेगा. ठीक है, ये वाला जो कंपाउंड है इसमें चारों ग्रुप्स डिफरेंट दिखाई दे रहे हैं हमें. क्या क्या ग्रुप्स दिख रहे हैं इसमें? मिथाइल, इथाइल, ब्रोमीन एंड हाइड्रोजन, ऐसे 4 ग्रुप्स दिखाई दे रहे हैं. सो दीज 4 ग्रुप्स आर डिफरेंट एंड देयरफॉर दिस कंपाउंड कैन शो EZ type of geometrical isomerism. This compound cannot show सिस्ट्रांस टाइप ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म. ठीक है, तो अब मैं डाउट्स इनवाइट करता हूं. जिन लोगों को डाउट्स है हाथ उठा के डाउट पूछे. Raise your hands if you would like to talk to me and if you have any concerns. Harshad, please ask. Sir, please can you explain conditions for geometric isomerism once? हाँ ठीक है, I will explain the geometrical isomerism की conditions again right now. ओम, मैं डिस्कनेक्ट हो गया था, ये क्यों शो करेगा ये बता दो सर एक हाँ बार. चलो ठीक है, डिस्कस कर लेते हैं. तो ऐसा है कि अगर डबल बॉन्ड है, एकदम स्टार्टिंग से देख लेते हैं. हर्षद ने भी बोला कंडीशंस एक बार बता दो. तो C डबल बॉन्ड C ऐसा कोई कंपाउंड होता है. ठीक है, अब अगर इसमें ऐसे 2 ग्रुप्स है, A ग्रुप B ग्रुप, B ग्रुप A ग्रुप, और इसका एक दूसरा आइसोमर बनेगा, वो कैसा दिखेगा? A ग्रुप B ग्रुप, और इस वाले ग्रुप को मैंने ट्विस्ट कर दिया, चेंज कर दिया. ठीक है, तो यहाँ पे ऐसे 2 ग्रुप्स दिखाई दे रहे हैं अपन को, सॉरी 2 कंपाउंड्स दिखाई दे रहे हैं अपन को, एक लेफ्ट वाले बॉक्स में और एक राइट वाले बॉक्स में. तो जो लेफ्ट वाला बॉक्स है उसमें जो कंपाउंड दिख रहा है उसको बोलते हैं सिस, और जो राइट वाला बॉक्स है उसमें जो कंपाउंड दिख रहा है उसको बोलते हैं ट्रांस. ठीक है, ये कंडीशन है. अभी कंडीशन क्या है? यहाँ पर A और B ऐसे 2 ग्रुप्स लगाए गए हैं. वो जो 2 ग्रुप्स है, अपन क्या करेंगे, जहां पे पाई बॉन्ड है वहां पे कैसी डॉटेड लाइन बनाएंगे हाइपोथेटिकली. कंपाउंड का पार्ट नहीं है ये मैंने अंडरस्टैंडिंग के लिए बनाया है. अब देखो, B के सामने B आ गया,
ए के सामने ए आ गया, मतलब सेम ग्रुप सेम साइड हो रहा है। डॉटेड लाइन के रिस्पेक्ट में, डबल बॉन्ड के रिस्पेक्ट में सेम ग्रुप सेम साइड है, तो उसको अपन क्या बोलेंगे, सिस। लेकिन यहां पर देखो सेम ग्रुप अपोजिट साइड चला गया, बी और बी क्रॉस ओवर हो रहा है ना, डबल बॉन्ड के अबाउट ए और ए भी क्रॉस ओवर कर रहा है, और डबल बॉन्ड के अबाउट बी और बी भी क्रॉस ओवर कर रहा है। तो जब ऐसा क्रॉस ओवर करता है सेम सेम ग्रुप, बी बी और ए ये सेम सेम ग्रुप है, तो जब ऐसा क्रॉस ओवर करता है तभी उसको ट्रांस बोलेंगे। और जब ऐसा सेम ग्रुप सेम साइड आ गया तभी उसको अपन सिस ऐसा नाम देंगे। ठीक है, फिर इसमें और एक कंडीशन इमेजिन करें, अगर ऐसा सी डबल बॉन्ड सी है और मैं यहाँ पे ए लिख देता हूँ और यहाँ पे बी और बी लिख देता हूँ, तो देखने वाले को क्या लगता है कि सर ये भी तो सिस जैसा दिख रहा है, लेकिन नहीं, यहाँ पे डबल वो जो डॉटेड लाइन है वो ऐसी आई ना, तो इसकी वजह से ये सिस नहीं हुआ। ये जो कंपाउंड है ये सिस नहीं है। सर फिर ये ट्रांस है क्या? नहीं, ये कंपाउंड ट्रांस भी नहीं है। फिर क्या है? तो कुछ भी नहीं है ये कंपाउंड। ये कंपाउंड सिस ट्रांस आइसोमरिज्म नहीं शो करता है, क्योंकि इसमें अगर अपन जैसे ये डॉटेड लाइन बनाएंगे, जो अपने को डॉटेड लाइन चाहिए वो तो पैरेलल टू द पाई बॉन्ड चाहिए, हमें डॉटेड लाइन पैरेलल टू द पाई बॉन्ड चाहिए। वी वांट द डॉटेड लाइन टू बी पैरेलल टू द पाई बॉन्ड। अब उसके बेसिस पे अपन तो कोई डिसीजन ही नहीं ले पा रहे राइट वाले कंपाउंड में, तो थर्ड वाला कंपाउंड सिस ट्रांस नहीं शो करेगा। इस चीज को ध्यान से समझे। ठीक है, तो सिस ट्रांस की कंडीशन कैसे शो होगी? सिस ट्रांस की कंडीशन शो होगी, पहले तो डबल बॉन्ड चाहिए, बिना डबल बॉन्ड के सिस ट्रांस नहीं बना सकते। अगर डबल बॉन्ड रहेगा तभी सिस ट्रांस पॉसिबल होगा। ठीक है, सेकेंड पॉइंट इसमें समझे कि सिस वाला कंपाउंड बनने के लिए पाई बॉन्ड के एक साइड, या तो पाई बॉन्ड के नीचे सोचो या तो पाई बॉन्ड के ऊपर सोचो, पाई बॉन्ड के किसी एक साइड सेम सेम ग्रुप आएंगे तो सिस बनेगा। और अगर पाई बॉन्ड के अबाउट अबाउट द पाई बॉन्ड अगर डिफरेंट ग्रुप्स आ गए तो वो ट्रांस बन जाएगा। तो वैसा अपन सोच सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया रिवीजन। हर्षद प्लीज अनम्यूट। Sir, and you gave an example about those functional groups. So please can you explain that also? एग्जांपल अबाउट फंक्शनल ग्रुप इन ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म। Yes, sir. ये कब दिया था? कल दिया था क्या? Yes, sir. अच्छा चलो So देखते हैं। हाँ it says that geometrical isomerism won't be possible because three functional groups are present in that compound. हाँ, थ्री ग्रुप्स आर प्रेजेंट। ओके ओके ओके, ठीक है। हाँ, दोज आर नॉट फंक्शनल ग्रुप, दोज आर जस्ट सिंपल ग्रुप्स। आई विल टेक दैट आल्सो नाउ। सो फॉर ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म, देखो ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म में बहुत सारे टाइप्स रहते हैं, उसमें से अपन अभी क्या पढ़ रहे हैं? सिस ट्रांस पढ़ रहे हैं। तो सबसे पहले सोचो, एक बड़ा सा हेडिंग है आइसोमरिज्म। उस आइसोमरिज्म के दो फॉर्मेट, स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म, स्टीरियो आइसोमरिज्म। स्टीरियो आइसोमरिज्म के तीन फॉर्मेट, ज्योमेट्रिकल, ऑप्टिकल, कन्फर्मर। उसमें जो ज्योमेट्रिकल है उसमें 4-5 कैटेगरी है। उसकी पहली कैटेगरी है सिस ट्रांस और दूसरी कैटेगरी है ईजेड। तो पहले इतना समझ लो कि क्लासिफिकेशन कैसा है। बायो वाले जो स्टूडेंट्स होंगे उन लोगों को पता होगा क्लासिफिकेशन में ऐसा अपन ट्री जैसा बनाते हैं, बहुत बड़ा ट्री बनाते हैं। तो सबसे ऊपर सोचो आइसोमरिज्म है, उसके दो पार्ट्स इमेजिन करो, स्ट्रक्चरल एंड स्टीरियो। स्टीरियो वाले में 3 पार्ट्स इमेजिन करो, ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म, ऑप्टिकल आइसोमरिज्म एंड कन्फर्मर्स। फिर उसके बाद में ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म में 4-5 कंडीशंस है, उसमें पहला है सिस ट्रांस। तो सिस ट्रांस कंडीशन के लिए फॉर कंपाउंड्स टू बी सिस ट्रांस, एक तो डबल बॉन्ड की रिक्वायरमेंट है, दूसरा उसमें 2 ग्रुप्स की रिक्वायरमेंट है, ए और बी। ऐसे 2 ग्रुप्स अगर रहेंगे तो ही वो सिस ट्रांस आइसोमरिज्म शो कर पाएगा। 2 से ज्यादा ग्रुप्स अगर हो गए जैसे ए बी सी, या 4 ग्रुप्स अगर हो गए जैसे ए बी सी डी, तो जिसका स्ट्रक्चर बोर्ड पे लिखा हुआ है, ये देखो ये CH3Br H और C2H5, ये जो स्ट्रक्चर बोर्ड पे दिख रहा है इसमें तो 4-4 ग्रुप्स दिखाई दे रहे हैं। तो 4 ग्रुप वाला सिस ट्रांस नहीं शो करता। तो मैं ये बता रहा था कि अगर आपके पास में डबल बॉन्ड के साथ में ABCD वाला फॉर्मेट है तो उसमें सिस ट्रांस पॉसिबल नहीं है लर्न करने का। फिर अगर आपके पास में ABC वाला फॉर्मेट है तो कोई एक ग्रुप डबल हो जाएगा, है ना, जैसे AABC, C डबल बॉन्ड C के अराउंड 4 ही तो ग्रुप लगा सकते हैं। तो ABCD लगाया तो सिस ट्रांस पॉसिबल नहीं, AABC लगाया तो भी सिस ट्रांस पॉसिबल नहीं, AABB लगाया तो हाँ सिस ट्रांस पॉसिबल है।
और अगर आपने ट्रिपल ए भी लगाया तो भी सिस ट्रांस पॉसिबल नहीं होगा। तो सिर्फ कौन सी कंडीशन में सिस ट्रांस पॉसिबल होगा? जो सी डबल बॉन्ड सी के अराउंड 4 बॉन्ड्स है, डबल बॉन्ड के अराउंड जो 4 बॉन्ड्स है, उन चारों बॉन्ड्स में से अगर 2 ही ग्रुप्स लगाए गए हैं और वो भी इसी फॉर्मेट में, नीचे देखो इधर डब्बे में रेड बॉक्स में देखो, इसी फॉर्मेट में है तो ही सिस ट्रांस होगा। इस फॉर्मेट में है जो बॉक्स के बाहर है तो सिस ट्रांस नहीं होगा। हर्षद कमेंट करे। Sir, got it. Thank you, sir. ओके थैंक यू। ठीक है, अभी ओम का डाउट। ओम ओम आप ये देखिए कि ये जो कंपाउंड है Br हाइड्रोजन CH3 और C2H5 वाला, ये कंपाउंड पे कितने ग्रुप्स दिख रहे हैं? इस कंपाउंड पे 4 ग्रुप दिख रहे हैं। अब मैंने इसको फंक्शनल ग्रुप नहीं बोला, ऐसी ग्रुप सोच लो। वो ग्रुप ब्रांचिंग भी हो सकता है या फंक्शनल ग्रुप भी हो सकता है। नॉमेनक्लेचर में अपन ने देखा था, या तो ब्रांचिंग रहता है जिसको अपन सब्स्टिट्यूएंट भी बोलते हैं, या फिर फंक्शनल ग्रुप रहता है। तो वो कुछ भी होने दो, अगर सी डबल बॉन्ड सी के अराउंड 4 डिफरेंट चीजें हैं तो सिस ट्रांस नहीं चलता। 3 डिफरेंट चीजें हैं तो भी सिस ट्रांस नहीं चलता। 3 सेम और 1 डिफरेंट है तो भी सिस ट्रांस नहीं चलता। सिस ट्रांस चलता है सिर्फ 2:2 के रेशो में। तो सिस वाले में दोनों ग्रुप पाई बॉन्ड के सेम साइड, और ट्रांस वाले में अलग अलग ग्रुप पाई बॉन्ड के सेम साइड। सिस वाले में सेम ग्रुप सेम साइड, ट्रांस वाले में सेम ग्रुप डिफरेंट साइड। इसको आप छोटा सा पॉइंट करके, काला ठिपका लगा के, बुलेट पॉइंट करके आप लिख सकते हैं, सेम ग्रुप सेम साइड सिस, सेम ग्रुप डिफरेंट साइड ट्रांस। किसके रिस्पेक्ट में सेम साइड? डबल बॉन्ड के रिस्पेक्ट में सेम साइड। किसके रिस्पेक्ट में अपोजिट साइड? डबल बॉन्ड के रिस्पेक्ट में अपोजिट साइड। ओम अनम्यूट करे, AK09 ओम। यस सर, समझ गया सर। ओके थैंक यू ओम। तला आपका कोई डाउट था कि आपने हाथ उठाया था फिर हाथ नीचे कर लिया? सर नाइट्रो एसिड का नॉमेनक्लेचर। अरे यार हाँ, वो रहने दो, अभी उधार है, 1-2 दिन और रुक जाओ, बाय द एंड ऑफ दिस वीक हो जाएगा। ठीक है, यस करते हैं, उस पर भी करते हैं, कुछ करेंगे उसका। ठीक है, तो ये ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म अपन पढ़ लेते अभी। तो ये वाला कंडीशन सबको समझ में आ गया? इसको लिख लो यार, कहीं तो भी आपके पास में ये लिखा होना चाहिए। ये स्लाइड भी नहीं है, इसका सिर्फ रिकॉर्डिंग यूट्यूब पे अवेलेबल रहेगा क्लास खत्म होने के बाद में। तो आप लोगों के पास ये लिखा हुआ होना चाहिए कि अगर 4 ग्रुप्स रहे और चारों ग्रुप्स डिफरेंट है तो सिस ट्रांस नहीं होगा। ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म हो सकता है लेकिन सिस ट्रांस नहीं होगा। सिस ट्रांस की कंडीशन क्या है? 2 ग्रुप चाहिए, और वो 2 ग्रुप ऐसे ही अरेंज रहने चाहिए जैसे रेड कलर के बॉक्सेस में लिखे हैं। तो इसको लिख लो पहले। और कितने लोग लिख रहे हैं वो हाथ उठा दो एक बार, बताने के लिए मुझे कि आप लोग लिख रहे हो। ठीक है, लिखो 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 लिखो, जल्दी लिखो जल्दी लिखो। चले आगे बढ़े अपन, जल्दी लिखे। चलो आगे बढ़ते। इसको डिलीट कर रहा हूँ मैं, बाद में यूट्यूब पे देख के लिख लेना। अभी और क्वेश्चंस? अपन क्वेश्चन लिखेंगे अभी। ये 3 कंपाउंड बना रहा हूँ मैं बोर्ड पे। आपको तीनों कंपाउंड के बीच में रिलेशन पता करना है, कौन से टाइप का आइसोमेरिज्म है।
चलो 3 की जगह 4 बना देंगे अपन। सबसे पहले क्वेश्चन लिख लो। पहले चारों कंपाउंड्स नोटबुक में लिख लो, उसके नाम वगैरह दे दो ABCD। फिर आपको पता करना है उसमें रिलेशन क्या है, ABCD में रिलेशन क्या है। तो ये पता करने के लिए पहले क्वेश्चन लिख ले। ठीक है, फिर रिलेशन बताना है चारों में, मतलब वैसे ही अपन ने अभी तक प्रैक्टिस किया था ना। अपन ने कैसे प्रैक्टिस किया था, A, B में आंसर, B और C में, A और C में, A और D में रिलेशन, फिर BC PD और लास्ट में CD। ठीक है, ऐसे 6 आंसर्स आएंगे शायद, हाँ 6 आंसर्स आएंगे। आपको 6 आंसर्स देने हैं, इसको सॉल्व करें जल्दी से। जिसके सारे आंसर्स आ गए वो हाथ उठा सकते हैं। चलो डिस्कस करेंगे। तो पहले तो यार ये मैं ही बताता हूँ आंसर, ठीक है, अलाउ मी प्लीज। ठीक है, तो सबसे पहले A और C देख लो, A और C की तरह ये है A और C। तो A और C तो सिस्टर्स है, तो ये ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म होगा, ये तो सबको समझ में आता ही है। तो ऐसा GI लिख देना यहाँ पे। ठीक है, क्यों, क्योंकि A वाला जो है वो क्या दिख रहा है, A वाला सिस दिख रहा है क्या, नहीं A वाला ट्रांस दिख रहा है, बराबर। A वाला कंपाउंड ट्रांस दिख रहा है और C वाला कंपाउंड क्या दिख रहा है, C वाला कंपाउंड सिस दिख रहा है। मैं ही पूरा आंसर बताऊंगा, सब लोग ध्यान देंगे। A वाला कंपाउंड ट्रांस है, C वाला कंपाउंड सिस है, तो A और C क्या हो गए, ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स हो गए, बराबर। अब देखो जो D वाला कंपाउंड है और D वाला कंपाउंड और C वाला कंपाउंड एग्जैक्टली सेम है, तो C और D जो है वो आइसोमरिज्म का कोई फॉर्मेट नहीं है, ये सेम कंपाउंड होने की वजह से सेम हो जाएगा। तो ऐसे अपन ने क्वेश्चंस पहले भी किए थे। अगर आप ध्यान से देखें तो C वाले कंपाउंड को और D वाले कंपाउंड को एक ही समझे, पूरे के पूरे कंपाउंड को फ्लिप कर दिया अपन ने, तो ज्योमेट्रिकल आइसोमर नहीं बनेगा। 2 कार्बन में से एक ही कार्बन को फ्लिप करते हैं तो ज्योमेट्रिकल आइसोमर बनता है। 2 कार्बन में से एक ही कार्बन को ऊपर फ्लिपिंग करेंगे तो ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म बनेगा। C और D सेम कंपाउंड है, ठीक है। अब A और B के बारे में सोचते हैं, तो A और B थोड़ा इंटरेस्टिंग केस है। A वाले में ट्रांस दिख रहा है और B वाले में कुछ भी नहीं दिख रहा है, लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि दोनों आइसोमर्स नहीं होंगे, दोनों स्ट्रक्चरल आइसोमर्स है। ध्यान से सोचो, B वाले कंपाउंड का नाम क्या है,
2 मिथाइल प्रोपीन है, बी वाला कंपाउंड है 2 मिथाइल प्रोप 1 इन, मतलब वर्ड रूट आया प्रोप, और ए वाला कंपाउंड क्या है, ए वाला कंपाउंड है ब्यूट 2 इन, तो वर्ड रूट का डिफरेंस आ गया, इसलिए हो जाएंगे चेन आइसोमर्स। तो ए और बी में अपन क्या लिख सकते हैं, ए और बी में अपन लिखेंगे चेन आइसोमरिज्म। अब ए और बी चेन आइसोमर हो गया तो बी और सी भी चेन आइसोमर हो जाएगा, जाहिर सी बात है। ठीक है, फिर बी और डी के लिखने की जरूरत नहीं है और ए और डी का भी लिखने की जरूरत नहीं, क्योंकि जो आंसर सी के साथ है वही आंसर डी के साथ हो जाएगा। तो फाइनल आंसर इज ए एंड सी आर ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स, ए एंड बी आर चेन आइसोमर्स, बी एंड सी आर आल्सो चेन आइसोमर्स। सी और डी सेम होने की वजह से बीडी का आंसर वही होगा जो बीसी का आंसर है, और एडी का आंसर वही होगा जो एसी का आंसर है। तो सोचने की जरूरत नहीं, इसलिए ऐसे डिलीट कर दिया मैंने। डिफिकल्टीज पूछे, बोलिए ओम। सर ए और बी पोजीशन आइसोमर होंगे ना सर? नहीं सर, ए और बी पोजीशन आइसोमर नहीं होंगे, क्योंकि वर्ड रूट चेंज हो रहा है, देखिए। अरे हाँ सॉरी सर। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। ये देखो, ये वर्ड रूट इसका प्रॉप है और इसका वर्ड रूट ब्यूट है, जमा क्या? हाँ म्यूट हो, चलो ठीक है। और कोई डाउट इसमें, इस वाले क्वेश्चन में? और किसी को कोई कंसर्न, एनी डिफिकल्टीज? कोई डाउट नहीं, बहुत बढ़िया, इजी है ये। आगे बढ़े अपन, आई विल डिलीट ऑल ऑफ दिस। ठीक है, तो अभी एक मैं ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म के बारे में एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट आप लोगों को बता रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा। एक कंसेप्ट होता है जिसको अपन बोलते हैं रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन। क्या बोलते हैं अपन इसको? रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन। मतलब रोटेशन को होने नहीं दिया, रेस्ट्रिक्ट कर दिया अपन ने। तो क्या होता है कि अब जैसे ये आप लोगों ने देखा है, इसमें केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ा होगा, जैसे पाई बॉन्ड रहता है, तो ये ऐसे वाले डायग्राम देखे क्या आपने? किसी को पूछ लेते हैं यार, ऐसे वाले डायग्राम देखे क्या? किसको पूछे? श्रेयस घुगे अनम्यूट, AK03 श्रेयस। जनता रिस्पॉन्ड ही नहीं करती है। तमानुद, कैन यू प्लीज अनम्यूट? 11 तमानुद। Am I audible? प्रणव इंगड़े अनम्यूट। यस सर। जनता रिस्पॉन्ड क्यों सर नहीं कर रही देखे है? नहीं है ऐसे पहले। अच्छा, ऐसे देखे नहीं है, ठीक है। लेकिन जनता रिस्पॉन्ड क्यों नहीं करती है? लोग लैपटॉप चालू करके, सिस्टम चालू करके चले जाते हैं क्या? पता नहीं। पता नहीं सर। हाँ, आपको भी कैसे पता? आप भी तो घर पे हो लॉकडाउन में। ठीक है, ये देखा नहीं है ऐसा, कोई बात नहीं। तो इसको जैसे ये जो बनाया है मैंने स्ट्रक्चर जैसा, जो नया नया दिख रहा है, इसको पाई बॉन्ड बोलते हैं। ठीक है, तो पाई बॉन्ड में कुछ ऐसा होता है ना, पी ऑर्बिटल होता है, अनहाइब्रिडाइज वाले पी ऑर्बिटल होते हैं, वो वाले बॉन्डिंग में पार्ट लेते हैं। तो वैसा ये जो पाई बॉन्ड है, उसकी जगह अपन ऐसा वाला स्ट्रक्चर बनाते हैं, ऐसा उसका रिप्रेजेंटेशन है। ठीक है, तो ये अगर अपन ने जैसे हाइड्रोजन एटम्स लगा दिए यहाँ पर, जैसे चारों हाइड्रोजन इमेज, हाइड्रोजन जाने दो, अपन सिस ट्रांस के रिस्पेक्ट में बात कर लेते हैं। इधर CH3 लगा देते हैं, इधर CH3 लगा देते और नीचे हाइड्रोजन लगा देते, तो सिस बन गया, बराबर। अब होता क्या है कि ये जो सिस है, ये वाला सिस इतना इजीली ट्रांस में कन्वर्ट नहीं कर सकते अपन। ट्रांस में कन्वर्ट करने के लिए हमें वो पाई बॉन्ड को ब्रेक करना पड़ेगा, फिर एक कार्बन एटम को घुमाना पड़ेगा, और फिर पाई बॉन्ड फिर से बनाना पड़ेगा। तो कंसेप्ट ये होता है कि पाई बॉन्ड जो है, पाई बॉन्ड की वजह से रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन आता है। तो यहाँ पे आप लोग समझे, ये चीज आगे मैं ही पढ़ाऊंगा, आइसोमरिज्म में ही हमें पढ़ने को मिलेगा। जैसे ये क्या है, इथेन है, बराबर, C2H6 इथेन है। तो इसमें अपन नाम दे देते हैं, नंबरिंग कर देते हैं, जैसे ABCD बोल देंगे, PQR बोल देते हैं। हाइड्रोजन P, हाइड्रोजन Q, हाइड्रोजन R, हाइड्रोजन X, हाइड्रोजन Y एंड हाइड्रोजन Z। तो ऐसा स्ट्रक्चर को आप लोग इमेजिन करें। तो सोचो, ये वाला जो पाई बॉन्ड है, ये पाई बॉन्ड, इसके अबाउट रोटेशन पॉसिबल रहता है। रोटेशन इज अवेलेबल, रोटेशन इज पॉसिबल अलोंग दिस कार्बन कार्बन सिग्मा बॉन्ड। कार्बन कार्बन सिग्मा बॉन्ड के अबाउट रोटेशन जो है वो पॉसिबल होता है। तो उसकी वजह से क्या होता है, एक पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम पे x के सामने p आ जाएगा, x के सामने p आएगा। फिर थोड़े समय बाद क्या होगा, एक कार्बन घूमेगा तो x के सामने q आएगा। फिर और थोड़े समय बाद क्या होगा, x के सामने r आएगा।
फिर पूरा चक्कर लगाने के बाद वापस से x के सामने p आएगा, तो उसको बोलते हैं रेस्ट्रिक्ट रोटेशन। और पाई बॉन्ड होने के कारण वो रोटेशन अभी अवेलेबल नहीं रहता है, तो इसलिए सिस्ट्रांस, इसीलिए ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स आर नॉट converted into each other. Geometrical isomers cannot be converted into each other. इस चीज का अपन ध्यान रखें कि ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स को हम एक दूसरे में कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं. It is not possible to convert geometrical isomers into each other. याद करो टॉटोमरिज्म कैसा सेल्फ से ही इंटर कन्वर्टिबल रहता है, डायनामिक इक्विलिब्रियम रहता है, तो वो वाला फैसिलिटी यहाँ पे नहीं है. इसी के साथ हमने सिग्मा बॉन्ड के अबाउट रोटेशन सीखा. किसी इंस्टेंस पे x के सामने अगर p है तो इमेजिन करो कि 4 सेकंड के बाद में x के सामने q आएगा, और 4 सेकंड के बाद में x के सामने r आएगा, फिर 4 सेकंड के बाद में x के सामने वापस से p आ जाएगा. ये 4 सेकंड मैंने एग्जांपल लिया है, तो इसको बोलते हैं रोटेशन अराउंड सिग्मा बॉन्ड. तो एक चीज का याद रखें कि SBR इज अवेलेबल. SBR मतलब सिग्मा बॉन्ड या सिंगल बॉन्ड रोटेशन, इस कंसेप्ट को बोलते हैं SBR. ये वाला कंसेप्ट हम आगे यूज करने वाले हैं, तो इस चीज का ध्यान रखें. SBR सिंगल बॉन्ड रोटेशन, और डबल बॉन्ड रोटेशन नहीं होता, इसलिए DBR एग्जिस्ट नहीं करता. DBR में होता है रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन. डबल बॉन्ड रेस्ट्रिक्ट्स द रोटेशन ऑफ सिग्मा बॉन्ड. पाई बॉन्ड की वजह से दूसरा बॉन्ड मूव नहीं कर सकता, इसीलिए तो ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स बनते हैं. ठीक है, ये हो गया. इसमें कोई डाउट SBR वाले कंसेप्ट में? हर्षद प्लीज आस्क. So we don't have to make notes for this, no? You will take this afterwards. हाँ, दिस विल बी टेकन केयर आफ्टरवर्ड्स आल्सो. Yes. मतलब ये पढ़ा देंगे अपन अलग से, बट याद रख लेना कि कुछ तो भी रहता है, जैसे सिंगल बॉन्ड के अबाउट रोटेशन रहता है, कार्बन कार्बन बॉन्ड घूम सकता है, रूम टेम्परेचर पे उतना एनर्जी अवेलेबल रहता है. ओके, ठीक है. सो वी विल मूव अहेड. थोड़ा और ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स का अपन प्रैक्टिस करेंगे. एक लास्ट क्वेश्चन कर लेंगे ज्योमेट्रिकल आइसोमर. हाँ, ये नया कंसेप्ट है, ये देख लो. जिस तरह से पाई बॉन्ड के अबाउट रोटेशन नहीं हो सकता, उसी तरह से रिंग में भी रोटेशन नहीं हो सकता. तो इस चीज का एकदम ध्यान से अपन, आप लोगों ने ये देखा है क्या? फिर किसी से पूछ लेते हैं अपन, ये देखा है क्या? वीरती मेहता प्लीज अनम्यूट. यस सर, देखा है. हाँ, इसको क्या बोलते हैं? सर टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर है ना. हाँ, वेरी गुड, टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर है. और इसको क्या बोलते हैं? इसको, इसका कुछ नाम होगा ना, ऐसा सॉलिड वेज बोलते हैं क्या इसको? ये वर्ड सुना है क्या वीरती, सॉलिड वेज? नहीं, नहीं सर, नहीं सुना. अच्छा ठीक है, फिर ये भी नहीं सुना होगा डैश वेज. सुना है क्या डैश वेज? नहीं. ठीक है, थैंक यू, म्यूट कर लो. तो ये है टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर. अभी टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर में 3 टाइप के बॉन्ड्स अपने को मिलते हैं. तो ये जो स्ट्रेट लाइन है, दीज 2 स्ट्रेट लाइंस आर इन द प्लेन ऑफ द पेपर. आप लोगों को पता होगा टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर जो है वो एक 3D स्ट्रक्चर है, बराबर. 3D स्ट्रक्चर होने के कारण उसमें 109 डिग्री वाला एंगल है, 109.28 जो भी है. तो वो 3D स्ट्रक्चर होने की वजह से हमें पता है कि वो नीचे जो रहता है एक ऐसा टेट्राहेड्रल, मतलब नीचे एक पिरामिड जैसा बनाते, और उसके ऊपर और एक ऐसा बॉन्ड रखते. ये ऐसा देखा होगा आपने, नहीं देखा है तो एनसीईआरटी में देख लेना. तो इसमें क्या है, इसमें अपन इमेजिन करें कि 2 बॉन्ड्स है. देयर आर 2 बॉन्ड्स विच आर इन द प्लेन ऑफ द पेपर. तो ये जो बोर्ड है, इस बोर्ड, ब्लैक बोर्ड जो दिख रहा है ना यहाँ पे, इसके बोर्ड में ये 2 बॉन्ड इन द प्लेन ऑफ द पेपर है. अब 3D स्ट्रक्चर होने के कारण ये वाला जो बॉन्ड है इसको बोलते हैं सॉलिड वेज. ये क्या हो रहा है, ये पेपर के बाहर आ रहा है, और ये वाला जो स्ट्रक्चर है ये पेपर के पीछे अंदर साइड जा रहा है. तो इमेजिन दैट द डैश वेज इज गोइंग इनसाइड द बोर्ड एंड दिस सॉलिड वेज इज कमिंग आउट ऑफ द बोर्ड, एंड देयरफॉर दिस स्ट्रक्चर इज 3D स्ट्रक्चर. अब इसके अबाउट में ऐसे इसको घुमा सकता हूं. तो इमेजिन करो ऐसे उसको अपन ने पकड़ के पेन को जैसे घुमाते ना, वैसे पेन के जैसा उसको घुमा लिया. तो घुमाने की वजह से बॉन्ड्स मूव करते रहेंगे एग्जैक्टली 109 डिग्री. इसमें नंबरिंग करते थे अपन, अरे यार सॉरी,
इसमें नंबरिंग कर देते अपन, PQR लिख लेंगे, PQRS और ये C। तो कार्बन और S के बीच में अगर मैं 109 से घुमाऊं तो Q वाला बॉन्ड इन द प्लेन ऑफ द पेपर चला जाएगा, P वाला बॉन्ड डैश वेज पे आ जाएगा और R वाला बॉन्ड सॉलिड वेज पे आ जाएगा। इस चीज को आप इमेजिन करें, मैंने कार्बन S बॉन्ड को 109 डिग्री से घुमा दिया, उसकी वजह से Q ने P की जगह ले ली, P ने पीछे से आके R की जगह ले ली और R Q की जगह पर आ गया। तो तीनों एंगल्स, तीनों बॉन्ड्स 109 डिग्री से मूव कर गए और उसकी वजह से सिग्मा बॉन्ड रोटेशन पॉसिबल है और एक नया स्ट्रक्चर डेवलप हुआ, लेकिन कंपाउंड वही है, कंपाउंड वही है, सिर्फ उसको 109 से अपन ने घुमा दिया था। ठीक है, तो ये चीज जो है इसको बोलते हैं डैश वेज और सॉलिड वेज। डैश वेज इज अज्यूम्ड टू बी गोइंग इनसाइड द पेपर, आप लोग नोटबुक पे लिखेंगे तो डैश वेज इज गोइंग इनसाइड द प्लेन ऑफ द पेपर, सॉलिड वेज इज कमिंग आउट ऑफ द प्लेन ऑफ द पेपर। सॉलिड वेज जो है वो प्लेन ऑफ द पेपर के बाहर आ रहा है। तो अभी आपको क्या करना है, अभी आपको ये लिखना है, ये जो राइट साइड में मैंने बनाया है ये पूरा आपको लिखना है और इसके आगे ये भी लिखना है कि डैश वेज मतलब, डैश का मतलब गोइंग इनसाइड, गोइंग इनसाइड द प्लेन ऑफ द पेपर, और सॉलिड वेज मतलब कमिंग आउट ऑफ द प्लेन ऑफ द पेपर। सॉलिड वेज मतलब कमिंग आउट ऑफ द प्लेन ऑफ द पेपर। तो ये भी चीज आप लिख लो, ठीक है, ये एक नया इंफॉर्मेशन है, ये आगे बहुत काम आएगा। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है ये सॉलिड वेज और डैश वेज। इससे हम 3D स्ट्रक्चर्स इमेजिन कर सकते हैं। बहुत सारे कार्बन के कंपाउंड्स 3D होते हैं, तो इसको लिख लो। कितने लोग अभी भी लिख रहे हैं? रेज योर हैंड्स इफ यू आर स्टिल राइटिंग। ठीक है, अपन आगे बढ़े। वन सेकेंड। हाँ, अब ये जो साइक्लोहेक्सेन कंपाउंड दिख रहा है, इस साइक्लोहेक्सेन कंपाउंड के बारे में थोड़ा अपन डिस्कस कर लेते हैं। तो साइक्लोहेक्सेन कंपाउंड में आपको पता है कि साइक्लोहेक्सेन क्या रहता है, एक्चुअली C6H12 रहता है, मतलब हर कार्बन एटम की दो दो वैलेंसीज है। तो ये दो कार्बन एटम्स के ऊपर अपन फोकस करते हैं। तो इमेजिन करो कि जैसे इसमें मैं यहाँ पे एक सॉलिड वेज बना सकता हूँ A और यहाँ पे एक डैश वेज बना सकता हूँ B, है ना। मतलब ये वाला जो कार्बन एटम है जिसको मैं मार्क करने वाला, हाँ, ये जो एक कार्बन एटम है और ये एक कार्बन एटम, बराबर। तो ये दो कार्बन एटम पे फोकस करें, ये दो कार्बन एटम पे मैं ऐसे दो सॉलिड और दो डैश वेज बना सकता हूँ। तो ये वाला स्ट्रक्चर सिस बन जाएगा और इसका एक करस्पॉन्डिंग ट्रांस स्ट्रक्चर अपन डेवलप कर पाएंगे, वो कुछ तो भी ऐसा दिखेगा। तो इसमें एक सॉलिड वेज बना लेंगे अपन, उस पर ए रख देंगे और उसके डैश वेज पे बी रख देंगे। इधर सॉलिड वाले वेज पे अपन क्या रख देंगे, सॉलिड वाले वेज पे अपन को बी रखना पड़ेगा और डैश वाले वेज पे ए रख देंगे। तो इस चीज में आप समझे हो क्या रहा है, डबल बॉन्ड में रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन किसकी वजह से आया, पाई बॉन्ड की वजह से आया। यहाँ पे रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन किसकी वजह से आया, रिंग फॉर्मेट की वजह से आया। तो रिंग फॉर्मेट में क्या होता है, हर कार्बन एटम पे जो दो दो वैलेंसीज है
वो दो वैलेंसीज में से एक वैलेंसी आउट ऑफ द बोर्ड और एक वैलेंसी इनसाइड द बोर्ड जाती है, ऐसा इमेजिन करो. वन ऑफ द वैलेंसीज इज कमिंग आउट ऑफ द बोर्ड, वन ऑफ द वैलेंसीज इज गोइंग इनसाइड द बोर्ड, ऐसा इमेजिन करो. तो इफ द टू ग्रुप्स अटैच्ड ऑन कमिंग आउट आर द सेम, तो वो सिस जैसा हो जाएगा. एंड इफ टू ग्रुप्स गोइंग इनसाइड आर द सेम, सॉरी मतलब फिर वो अपोजिट हो जाएगा तो ट्रांस बनेगा. तो ये चीज अपन सोच सकते हैं. तो आप एक स्टेटमेंट लिख ले, रेस्ट्रिक्शन इन रोटेशन. प्लीज ये स्टेटमेंट लिख ले सब लोग. restriction in rotation is either because of pi bond or it can be due to ring structure. Restriction in rotation can be because of pi bond or it can be because of ring structure. Restriction in rotation can be because of pi bond or it can be because of ring structure. तो ये रिंग वाले में सिस्ट्रांस अपन ने डेवलप कर दिया. सॉलिड वेज और डैश वेज भी मैंने आप लोगों को पढ़ा दिया. टेट्राहेड्रॉन की मदद से अपन सॉलिड वेज डैश वेज स्टडी करते हैं और उसको 3D स्ट्रक्चर बोलते हैं. 109 डिग्री का एंगल होता है उसमें. sp3 हाइब्रिडाइजेशन वाली बात है ये. ठीक है, तो डाउट्स, डिफिकल्टीज, एनी कंसर्न्स? नो कंसर्न्स? ठीक है, वी विल मूव अहेड. आई एम अज्यूमिंग कि ये सब लोगों ने लिख लिया है. आई एम वेटिंग फॉर 1 more minute टू प्लीज राइट दिस डाउन. आई विल वेट फॉर 1 minute टू प्लीज राइट दिस डाउन. ठीक है, आगे बढ़ते हैं. तो अभी सेकेंड कैटेगरी देखेंगे अपन ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म का. उसको ईजेड सिस्टम बोलते हैं. तो ई जो है वो ई नाम आया इस नाम से. इसको बोलते हैं एंड गेगेन. एंड गेगेन एंड जूजामेन. ठीक है, एंड गेगेन जूजामेन दो नाम है. एंड गेगेन से आया ई और जूजामेन से आया जेड. इसको लर्न करना. एंड गेगेन जूजामेन नहीं याद रखा तो भी चलेगा, लेकिन ईजेड सिस्टम लर्न करना. तो ईजेड सिस्टम क्यों डेवलप हुआ था? सिस्ट्रांस वाला जो था वो सिस्ट्रांस वाला किस में काम करता था? सिस्ट्रांस वाला काम करता था ए बी बी फॉर्मेट में, है ना. लेकिन अगर अपन ध्यान से देखें, एक एग्जांपल अपन लेंगे ए बी सी डी फॉर्मेट का. तो ए बी सी डी फॉर्मेट में हाइड्रोजन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, और इधर अपन लिख देंगे हाइड्रोजन, क्लोरीन. ये वाले कार्बन को कांस्टेंट रखा और ये वाले कार्बन पे फ्लिप कर दिया, तो आयोडीन और ब्रोमीन. फिर अगर अपन ये नीचे के दो कंपाउंड्स को ध्यान से देखें तो ये दो कंपाउंड्स में हमें दिख रहा है कि कुछ तो भी ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म जैसा हो तो रहा है, लेकिन उसको सिस्ट्रांस नहीं बोल सकते, है ना. सिस्ट्रांस के लिए कंडीशन क्या थी? सेम सेम ग्रुप होने चाहिए. अब इसमें चारों ही ग्रुप डिफरेंट है तो कहां से सेम बनाओगे? तो इसके लिए ईजेड सिस्टम डेवलप किया गया था. तो पहले तो आप लोग मुझे ये बताएं कि सब लोगों को ये समझा गया कि अगर चारों ग्रुप डिफरेंट होते हैं तो सिस्ट्रांस नहीं लिख सकते, इसलिए एक बेटर सिस्टम की रिक्वायरमेंट है. इफ देयर आर 4 ग्रुप्स और इफ देयर आर 3 ग्रुप्स, then we cannot use sistrans, and therefore a better system of geometrical isomerism was required. और इसलिए हमने EZ सिस्टम डेवलप किया. इस स्टेटमेंट में अगर किसी को कोई डाउट है तो हाथ उठा के पूछो प्लीज. आई रिक्वेस्ट, आई इंसिस्ट. नहीं डाउट है तो आई विल अज्यूम कि मैं आगे बढ़ सकता हूं. ठीक है,
ठीक है. So I believe we have established that there was a requirement for a better system in which compounds like the one shown on the board can be classified in terms of geometrical isomerism. दिख तो रहा है कि geometrical isomerism होना चाहिए, लेकिन geometrical isomerism एक्सप्लेन कैसे करे? सिस्ट्रान से तो एक्सप्लेन नहीं कर सकते. तो उसके लिए क्या करते हैं, हमने एक मेथड और डेवलप किया. उस मेथड को बोलते हैं CIP नंबरिंग. अब ये नाम कहाँ से आया, CIP का मतलब क्या है, ये सब जाने दो. उसको बोलते क्या है, उसको बोलते हैं CIP नंबरिंग. CIP नंबरिंग में ध्यान से देखना, कोई भी एक कार्बन एटम को सिलेक्ट करो. फॉर एग्जाम्पल आई हैव सिलेक्टेड दिस पर्टिकुलर कार्बन एटम. इस कार्बन एटम पे जो भी ग्रुप हेवी होगा, क्या होगा, हेवी ग्रुप जो होगा वो हेवी वाले ग्रुप को 1 नंबर देना, और जो लाइटर ग्रुप होगा उसको 2 नंबर देना. फिर उसके बाद में ये वाले कार्बन पे सोचना, हेवी ग्रुप को 1 नंबर देना और लाइटर ग्रुप को 2 नंबर देना. ऐसा ही एग्जैक्टली ये वाले कंपाउंड में भी अपन करें. तो ये जो ग्रीन वाला है उस पे तो कुछ भी चेंजेस नहीं किए अपन ने, और ब्लू वाले पे स्विच हो गया, तो ऊपर 1 आ गया और नीचे 2 आ गया. जब हम लोग ग्रीन वाले कार्बन के बारे में बात करते तो ब्लू वाले को देखने की जरूरत नहीं है. CIP नंबरिंग उसी पर्टिकुलर कार्बन के लिए है, उसको इससे नहीं फर्क पड़ता कि सामने वाले कार्बन पे क्या है. जैसे सिस ट्रांस में कैसे फर्क पड़ता है ना, सामने का सामने आया तो सिस, सामने दूसरा वाला आ गया तो ट्रांस. यहाँ पे ऐसा नहीं है. जब हम CIP नंबरिंग करते हैं तो CIP नंबरिंग में जिस कार्बन एटम के बारे में बात करते हैं उसी के बारे में सोचते हैं. तो यहाँ पे हमने 1-2-1-2 नंबरिंग कर दी. ये 1-2 नंबरिंग कहाँ से आया, CIP रूल से आया. CIP रूल क्या बोलता है, हेवियर एटम गेट्स प्रिफरेंस. ठीक है, हेवियर एटम को प्रिफरेंस मिलता है. अब ये जो CIP रूल्स है इसका एक PDF वगैरह बना के नेट पे ढूंढ के मैं शेयर कर दूंगा ईमेल पे, आप लोग उसको पढ़ लेना शांति से. लेकिन CIP रूल का जो क्रक्स है, जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है, सर काम की बात बताओ, वो ये है कि हेवियर एटम को प्रिफरेंस मिलना चाहिए. हेवियर एटम को, तो हाइड्रोजन और क्लोरीन में कौन हेवी, क्लोरीन, तो प्रिफरेंस मिला मतलब 1 नंबर मिला. इसको मिल गया 2 नंबर. इधर साइड उल्टा इन द सेंस Br को मिला 2 और आयोडीन को मिला 1. अब देखते हैं, अब ये जो राइट साइड वाला कंपाउंड है इसमें ये देखो 1 के सामने 1 आ गया, 2 के सामने 2 आ गया. मतलब ये किसके जैसा दिख रहा है, ये सिस के जैसा दिख रहा है ना. तो सिस जैसे दिखने वाले को बोलते हैं Z, और ट्रांस जैसा जो दिखता है उसको बोलते हैं E. और ये हो गया EZ का एग्जाम्पल. तो इसको लर्न कैसे करना सर, अभी उसको Z और इसको E बोलते हैं. तो इसको लर्न करने का तरीका है, जब अपन सिस बोलते हैं तो वो सिस ऐसे बोलने का, तो सिस करस्पॉन्ड्स टू Z, एंड फिर जो ट्रांस वाला है वो ट्रांस वाला E बन जाएगा. तो इसमें दिख रहा है ना 2 और 2 अपोजिट हो गए, 1 और 1 अपोजिट हो गए, तो ये बन गया E. और इसमें दिख रहा है 1 और 1 सेम हो गए, 2 और 2 सेम हो गए, इसको बोलते हैं Z. तो इसको बोलते हैं CIP नंबरिंग. अब CIP नंबरिंग में कोई डाउट है तो हाथ उठाओ, प्लीज पूछ लो. देखो डाउट तो होगा ही आप लोगों को, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है कि एक बार में ऑनलाइन में समझ में आ जाए. मैं पढ़ा ही नहीं पा रहा हूँ ठीक से, तो आप लोग समझोगे कैसे ठीक से. यस हर्षद प्लीज टेल. तो CIP नंबरिंग जो मैंने किया वो सिर्फ इस कंडीशन के लिए पॉसिबल है कि कोई भी कंपाउंड रहा तो. नहीं, वो CIP नंबरिंग जो है वो एक यूनिवर्सल रूल है. वो वाला रूल हमने ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म के लिए यूज किया. इसका मतलब हम आगे चल के भी CIP सीक्वेंस, CIP नंबरिंग रूल्स आगे चल के भी यूज करने वाले हैं. ठीक है. So हाँ, then in this case carbon has 4 valency, so in this case only 1 and 2 numbers are possible. हाँ, to in give this to the case, हाँ, groups. बराबर, very हाँ. good. So when the carbon will have all the 4 groups as different, then CIP numbering will be 1 2 3 4. Okay sir, got it. ठीक Thank है, you sir. good. और इसमें इंपॉर्टेंट चीज ये है कि जब आप एक कार्बन एटम के बारे में बात कर रहे हो तब उसी के बारे में सोचना, बाजू के कार्बन एटम के बारे में नहीं सोचना. तो जब ब्लू के बारे में बात कर रहे तो है ही क्या, उसमें 2 ग्रुप है,
दोनों में से एक को ज्यादा प्रेफरेंस देना है, एक को कम प्रेफरेंस देना है। किसको ज्यादा प्रेफरेंस देना? भारी वाले को ज्यादा प्रेफरेंस दे देना, हल्के वाले को कम प्रेफरेंस देना, खत्म। तो वो हो गया ईजेड नंबरिंग, सॉरी उसको बोलेंगे सीआईपी नंबरिंग, और उसका यूज हमने किया ईजेड सिस्टम में। ठीक है, सो आई विल अज्यूम दैट यू हैव अंडरस्टूड दिस, और इसमें थोड़े से अपन प्रैक्टिस कर लेंगे क्वेश्चंस, जिससे कि आगे बढ़ सके। थोड़ा मुझे समझ में आएगा कि आपको क्लिक हो गया है। बोलिए पीनल। सर भारी और हल्का मीन्स विथ रिस्पेक्ट टू एटॉमिक मास ना? हाँ बराबर, भारी और हल्का मींस विद रिस्पेक्ट टू एटॉमिक मास, करेक्ट। तब हम एटॉमिक नंबर के रिस्पेक्ट नहीं ले सकते क्या? हाँ एक्चुअली कैसा है कि सर हम एटॉमिक नंबर के रिस्पेक्ट में नहीं ले सकते क्या? तो जिसका एटॉमिक नंबर ज्यादा है ऑब्वियसली उसका एटॉमिक मास तो ज्यादा आएगा ही, लेकिन कुछ कुछ केसेस ऐसे होते हैं जिसमें कम एटॉमिक नंबर वाला भी हेवी हो जाता है। अपन देखेंगे वो वाले एग्जांपल्स भी आ जाएंगे। तो ऑलवेज रिमेंबर द रूल दैट इट इज विथ रिस्पेक्ट टू एटॉमिक मास एंड नॉट विथ रिस्पेक्ट टू एटॉमिक नंबर। फॉर एग्जांपल अगर हाइड्रोजन और ड्यूटेरियम आ गया तो फिर क्या करेंगे? तो ड्यूटेरियम को प्रेफरेंस देना, ड्यूटेरियम को 1 नंबर देना। ओके ओके ठीक है। आई गेस श्वेता का भी कोई डाउट था, श्वेता ने हाथ उठाया था फिर हाथ नीचे कर दिया। श्वेता आप कुछ पूछना चाहेंगे क्या? मैं आपको अनम्यूट कर रहा हूँ, मैं आपको अनम्यूट का रिक्वेस्ट दे रहा हूँ। सर ये ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म विद रिस्पेक्ट टू 2 ही कार्बन होता है क्या? हाँ मतलब और कितने कार्बन के, हाँ हाँ ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म हाँ 2 ही कार्बन के रिस्पेक्ट में रहता है, लेकिन बड़े बड़े कार्बन चेन में भी अपन कर सकते हैं ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। लेकिन ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म जो डिफाइन होता है वो या तो पाई बॉन्ड के अराउंड होगा या फिर रिंग के अराउंड होगा, मतलब उसमें 2 कार्बन की आवश्यकता तो डेफिनेटली है। ठीक है श्वेता अनम्यूट करे, कमेंट करे, समझा क्या? यस ओके थैंक यू। ईशा प्लीज आस्क। हाँ सर, सर ये जो कार्बन एटम्स के अराउंड जो 4 ग्रुप्स है वो डिफरेंट होने चाहिए ना इस सिस्टम में? नहीं तो जो सिस ट्रांस वाला रहता है उसको भी अपन ईजेड कर सकते, मतलब कैसा रहता है जैसे विंडोज एक्सपी आया तो विंडोज एक्सपी विंडोज 98 से अच्छा था, तो ईजेड सिस्टम जब लॉन्च हुआ तो ईजेड सिस्टम वाज एबल टू टेक केयर फॉर सिस ट्रांस एज वेल। अभी नेक्स्ट वाले कंडीशन मतलब नेक्स्ट एग्जांपल में हम सिस ट्रांस वाले कंपाउंड को ईजेड का नाम देके प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है यस सर। हाँ ईशा समझा आपको मैंने क्या बोला? हाँ सर। ओके थैंक यू। तो लॉजिक ये है कि जब नया सिस्टम डेवलप करते हैं तो वो it is created in such a manner that it can take care of the previous versions as well। ठीक है तो इसको लिखना है क्या? नहीं लिखना है, मतलब हो गया होगा, लिख लिया होगा। 1 मिनट रुक जाता हूँ मैं, लिख लो इसको जल्दी से, टाइम भी नहीं है अपने पास वैसे ज्यादा, इसको जल्दी से लिख लो यार। कुछ नहीं है इसमें, सी जेड है, सॉरी सिस मतलब जेड है, ट्रांस मतलब ई है, और सीआईपी नंबरिंग का सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है हेवियर एटम को प्रेफरेंस मिलना चाहिए। तो जैसे आयुपैक नोमेनक्लेचर के बड़े बड़े रूल्स रहते हैं, रूल्स क्या किताब के किताब ग्रंथ के ग्रंथ बनाते हैं आयुपैक वाले, लाल किताब, नीली किताब, हरी किताब, पर्पल किताब, ऐसे सीआईपी नंबरिंग की भी किताब है। तो उसमें से जो भी हमारे काम के रूल्स है उसका एक पीडीएफ बना के मैं शेयर कर दूंगा ईमेल पे, शांति से घर पे बैठ के पढ़ना, कॉफी पीते हुए, चाय पीते हुए। लेकिन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रूल उसमें सिर्फ ये याद रखना कि हेवियर एटम, और वहां पे प्लीज ये सोचना मत कि एटॉमिक नंबर से चलेगा क्या, वहां एटॉमिक मास से ही अपन वो रूल को डिफाइन करें। ठीक है इसको डिलीट करें अपन अभी। अब इसका एक प्रैक्टिस करते हैं, क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं। आवाज तो जा रही है ना? अब अपन क्या करेंगे, CH3 हाइड्रोजन, हाइड्रोजन CH3। तो ये वाला जो एग्जांपल है ये तो सिस ट्रांस का एग्जांपल है, H CH3 H CH3। तो इसमें मैंने क्या किया, राइट वाले कार्बन पे फ्लिप कर दिया। तो ये क्या है, ये सिस है, और ये क्या है, ये ट्रांस है, बराबर। अब इसमें EZ करके देखते हैं अपन, इसमें ट्राई करते हैं EZ। तो पहले ये वाले कार्बन पे सोच लो, हाइड्रोजन को 2 मिलेगा, इसको 1 मिलेगा, क्योंकि जो कार्बन ग्रुप है, कार्बन और हाइड्रोजन में कंपैरिजन किया। ध्यान दे इधर, CH3 के साथ कंपेयर नहीं किया है, कार्बन के साथ कंपेयर किया है। जो पहला एटम होता है जिसको हिट किया उससे कंपेयर करते हैं। और इधर साइड देखेंगे फिर,
ब्लू वाले के रिस्पेक्ट में सोच लो तो CH3 को 1 नंबर मिलेगा और इसको 2 नंबर मिलेगा। तो ये क्या दिख रहा है, ये E जैसा दिख रहा है आपको, 2 और 1 अपोजिट आ गए, 2 और 1 अपोजिट आ गए। अब इस वाले कंपाउंड में देख लो तो ये CH3 को 1 देंगे और H को 2 देंगे, और ये जो ब्लू वाला है ये तो अपन ने एज इट इज मेंटेन कर रखा है, तो इसको 1 और 2 रहेगा। तो ये क्या हो गया, Z। तो सिस बना Z जैसा, ट्रांस बना E जैसा। तो EZ सिस्टम सिस ट्रांस वाले के लिए भी काम कर सकता है। EZ सिस्टम कैन वर्क फॉर सिस ट्रांस एज वेल। ठीक है, तो इसमें कोई डाउट, आई गेस किसी ने भी डाउट पूछा था, पीनल ने डाउट पूछा था, तो आई अज्यूम वो क्लियर हो गया होगा। ठीक है, इजी है ये, कोई डाउट इसमें, किसी को कुछ पूछना है, नहीं पूछना, वेरी गुड। अब एक लास्ट क्वेश्चन है, आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन। मान लो कि अपने पास में CH3 है और इधर भी CH3 है और इधर हाइड्रोजन है और इधर ब्रोमीन ले लो, चलो अब सोचो, अब इसमें इसका सिस ट्रांस बनेगा क्या, जैसे इसका करस्पॉन्डिंग कंपाउंड क्या बनाएंगे अपन, ये Z को थोड़ा सा हटा देंगे अपन, सिस मतलब Z, ये C डबल बॉन्ड C, ये CH3 ऐसा का ऐसा ही लिख दिया मैंने, और ये हाइड्रोजन वाले ग्रुप को फ्लिप कर दिया, हाइड्रोजन और ब्रोमीन को अपन ने फ्लिप कर दिया। अब सोचते हैं इसमें, यहाँ पे देखो, यहाँ पे नंबरिंग करते हैं तो हाइड्रोजन को 2 नंबर मिलेगा, ब्रोमीन को 1 मिलेगा। इधर फ्लिपिंग करने के बाद हाइड्रोजन को 2 मिलेगा, ब्रोमीन को 1 मिलेगा, हो गया फ्लिप। लेकिन अगर अपन ये वाले कार्बन पे देखें तो यहाँ पे तो एरर आ गया ना, सेम ग्रुप आ गया, तो नंबरिंग ही नहीं कर पाए, यहाँ पे भी नंबरिंग ही नहीं कर पाए। तो इसका मतलब ऐसे वाले कंपाउंड्स जो होते हैं, ऐसे वाले कंपाउंड्स सिस ट्रांस या EZ फॉलो नहीं कर सकते। तो ये कंपाउंड्स ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म ही नहीं बनाते। ये दोनों कंपाउंड्स एज अ मैटर ऑफ फैक्ट सेम है। ठीक है, ये दोनों कंपाउंड क्या है, ये दोनों कंपाउंड सेम है। एनी डाउट इन दिस? ग्रीन कलर के डब्बे वाले कंपाउंड में कोई डाउट? ग्रीन कलर के कंपाउंड में किसी को कोई डाउट नहीं? किसी से बात कर लेते। AK-47 दिवेश है क्या? दिवेश से बात की जाए। दिवेश, कैन यू प्लीज अनम्यूट? यस सर। दिवेश, समझ में आ रहा है क्या थोड़ा थोड़ा? यस सर, पूरा समझ में आ रहा। बहुत बढ़िया। ये जो ग्रीन वाले कंपाउंड है ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म शो नहीं करेंगे क्योंकि सेम ग्रुप आ गया, मिथाइल मिथाइल ग्रुप। समझा आपको? यस सर। बहुत बढ़िया दिवेश, थैंक यू फॉर रिस्पॉन्डिंग। अब अपन इसी के रिस्पेक्ट में इसको डिलीट करेंगे और ये जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है ग्रीन कलर के बॉक्स वाला, उसी का एक कंपाउंड बनाता हूं मैं और फिर आप उस पर सोचो। प्लीज गिव मी 1 सेकेंड। CH3H Br CH3 और इधर देखो CH3H3 नहीं लिखता हूँ, समझ में आ जाएगा आपको। और इधर स्विच कर लेते हैं CH3 और Br। ये समझ रहे हैं क्या? तो हमने क्या किया, ये वाला जो कार्बन आइटम था इस पे कॉन्फ़िगरेशन सेम रखा, तो इसका नंबरिंग कर देते हैं 1 2, इसका नंबरिंग 1 2 एज इट इज रहेगा। और इधर वाले कार्बन पे देखो, येलो वाले कार्बन, ऑरेंज कलर के कार्बन पे ये 1 हो जाएगा कि Br 1 होगा तो Br को 1 मिलेगा, CH3 को 2 मिलेगा। इधर Br को 1 मिलेगा, CH3 को 2 मिलेगा। तो देखो 2 के सामने 2 आ गया तो ये बन गया Z, और इधर 1 के सामने 2 आ गया, 2 के सामने 1 आ गया तो ये बन गया E, ट्रांस जैसा। तो क्या आपको समझ में आ रहा है कि वही मॉलिक्यूलर फॉर्मूला के साथ, मतलब A B C, ये कैटेगरी में सिस ट्रांस, मतलब ये कैटेगरी में ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म अपन कर भी सकते हैं और नहीं भी कर सकते, डिपेंडिंग ऑन द प्लेसमेंट ऑफ द ग्रुप्स। AA BC कैटेगरी में अगर एक ही कार्बन आइटम पे दोनों सेम ग्रुप आ गए
तो जीआई नहीं पॉसिबल। लेकिन वो सेम ग्रुप अगर अपन ने आगे पीछे लगा दिए, जैसे ये लगा दिया ना आगे पीछे दूसरे कार्बन आइटम पे, तो वो चीज पॉसिबल हो जाएगा, जीआई शो कर पाएगा। ठीक है, इसमें कोई डाउट्स, एनी कंसर्न्स, डिफिकल्टीज? आई होप जनता को समझ में आ रहा है। इसका रिकॉर्डिंग प्लीज एक बार देख लेना यूट्यूब पे, रिवीजन हो जाएगा। ठीक है, सीआईपी रूल्स का एक पीडीएफ बना के खुद से टाइप करके मैं शेयर कर दूंगा। ओके, थैंक यू सो मच फॉर अटेंडिंग द क्लास, प्लीज टेक केयर, नेक्स्ट टाइम पे मिलते हैं। हर्षद डाउट है क्या? हर्षद बोलिए। So when you will be sending the recording of this class हाँ, टुडे or posting? बाय टू नाइट बिफोर मिडनाइट। ओके, पक्का। Yes, sir. ओके।